गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी इस समय पर हम कक्षा 8 की एसएस पढ़ रहे हैं। चैप्टर 6 मानव संसाधन। चैप्टर 6 है, कक्षा 8 है, विषय एसएस है, मानव संसाधन। चैप्टर 6 प्रवृत्ति। प्रत्येक विद्यार्थी अपने परिवार की विशेष जानकारी तैयार करेगा, जिसमें नाम, निवास का पता, उम्र, स्त्री पुरुष, शिक्षा व्यवसाय होगा। समग्र वर्गखंड की जानकारी एकत्र करके उसे विविध समूह में वर्गीकृत करके जानकारी तैयार करना। उदाहरण एसएससी तक, एचएससी तक, ग्रेजुएट से अधिक आदि। यानी कि एसएससी अर्थात 10 तक, एचएससी अर्थात 12 तक, ग्रेजुएट अर्थात कॉलेज या उससे अधिक। क्या आप जानते हैं, हम पूरे वर्ग के प्रत्येक विद्यार्थी के परिवार की जानकारी प्राप्त करते हैं, उसी तरह से पूरे देश की मानव आबादी संबंधी ऐसी जानकारी निश्चित समय से प्राप्त की जाती है। उसके बारे में आज हम जानेंगे। जिस तरीके से हम क्लास के सभी बच्चों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार हम पूरे देश की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, जनगणना क्या है और यह क्यों की जाती है? किसी भी देश के अलावा किसी भी क्षेत्र में निवास करने वाले भागों के बारे में विधिवत से जानकारी प्राप्त करना और उसके लिखित स्वरूप में आंकड़े तैयार करने की विधि को जनगणना कहते हैं, जो प्रति 10 वर्ष में केंद्र सरकार के आदेश से की जाती है, जिसे जनगणना अथवा सेशंस भी कहा जाता है। जनगणना को दूसरे किस नाम से जाना जाता है बच्चों? सेशंस के नाम से। हमारे देश में भी पिछली जनगणना 2011 में की गई थी, जो आबादी प्राप्त करने के पश्चात की 7वीं बार की गई जनगणना थी। आज़ादी के बाद कितने बार जनगणना हो चुकी? 7 बार, यानी कि 7वीं बार की गई थी। इस समय देश के प्रत्येक नागरिक को यूनिक नंबर यानी आधार कार्ड और पहचान पत्र देने का आयोजन भी किया गया था, जो 2011 की जनगणना की विशेषता है। 2011 की जनगणना की क्या विशेषता है? सभी को यूनिक नंबर दिया गया। सुसंस्कृत भारतीय नागरिक के रूप में अपने परिवार की सही जानकारी देकर सहकार देना यह अपना कर्तव्य बनता है। मानव आबादी ही देश का मानव धन है। किसी भी देश के विकास का बड़ा आधार मानव संसाधन पर है। चलिए, अब हम आते हैं पेज नंबर 40 पर, यानी 40 पर। ही है मानव आबादी, यह देश की पूंजी है। मानव आबादी क्या है? देश की पूंजी है। केवल देश के क्षेत्रफल और प्राकृतिक संपत्ति के द्वारा देश का विकास नहीं होता। देश के आर्थिक विकास का आधार देश की मानव आबादी का आकार और गुणवत्ता पर आधारित रहता है। लोगों का स्वास्थ्य, शिक्षा, कार्यकुशलता और कार्य करने की तत्परता जैसी बातें उत्पादकता को बढ़ाती हैं। इससे ही देश का विकास होता है। हमारे देश में आबादी का स्तर जानने और देश के आर्थिक विकास का आयोजन करने के उद्देश्य से जनगणना करवाई जाती है। जनगणना क्यों करवाई जाती है? हमारे देश में आबादी का स्तर जानने और देश के आर्थिक विकास, यानी कौन गरीब है और कौन कम गरीब है या नहीं गरीब है, का आयोजन करने के उद्देश्य से जनगणना करवाई जाती है। देश की विकास लक्ष्य पंचवर्षीय योजना, भोजन, पानी, निवास की व्यवस्था, उद्योग, बिजली, रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा के बारे में आयोजन करने के कारण भी जनगणना जरूरी हो जाता है। जनगणना अर्थात क्या? लोगों की गिनती, साधनों की गिनती, व्यक्तियों की गिनती, साधन, उसमें बहुत सारी चीज़ों की जनगणना की जाती है। जैसा कि अभी हमने कहा साधन, तो जो लोग जनगणना करने के लिए, मतलब लोगों की गिनती करने के लिए आते हैं, वो लोग आपके घर में कितने इलेक्ट्रिक साधन हैं, मतलब बिजली से चलने वाले साधन हैं, आपके घर में कितने व्हीकल्स हैं, किस तरीके के हैं,
मतलब 4 पहिए वाले हैं या 2 पहिए वाले हैं, ये सारी जानकारी वो लेते हैं। अब तो भारत में लुप्त होने वाले प्राणी, पक्षी और वृक्षों की भी वन विभाग की तरफ से गिनती की जाती है तथा पालतू प्राणियों की भी गणना की जाती है, जिससे उसके बारे में कदम उठाया जा सके। मतलब किसकी संख्या कम हो रही है और किसकी संख्या ज़्यादा बढ़ रही है, उसके बारे में जागरूक होने के लिए उनकी भी जनगणना की जाती है। भारत की जनसंख्या के बारे में जानकारी। हमारे देश का कुल भूमि विस्तार 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार में 7वें क्रम पर है। क्षेत्रफल यानी कि जो विस्तार है, जमीनी विस्तार है, जो भूमि का विस्तार है, उसके हिसाब से क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार में 7वें क्रम पर है। परंतु संसार की कुल जनसंख्या का 16% से अधिक जनसंख्या भारत में निवास करती है। 7वें क्रम पर है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत, लेकिन जनसंख्या 16% से भी अधिक निवास करती है। जनसंख्या में चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। प्रवृत्ति। नीचे दी गई सारणी की जानकारी भरिए। 2011 की जनगणना के अनुसार जनगणना के आधार पर जानकारी खोजकर लिखिए। तो 2000 जनगणना का जो चार्ट था, यदि वो मिलेगा तो हम आपको भरवा देंगे। चलिए अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 41 यानी 41 पर। विशेष स्तर वाली मानव आबादी को मानव संसाधन भी कहा जाता है। विशेष स्तर वाली मानव आबादी को मानव संसाधन भी कहा जाता है। मानव शक्ति का मूल्य बौद्धिकता और साक्षरता पर आधारित है। देश के विकास में प्रतिभाशाली नागरिक जैसे डॉक्टर, शिक्षा शास्त्री, इंजीनियर, खिलाड़ी, उद्योगपति, व्यापारी, किसान, कलाकार, कर्मचारी वर्ग के लोग और समझदार नागरिक के स्वरूप हैं। हमारी युवा शक्ति और बच्चे भी हमारी मानव संपत्ति हैं। कौन कौन? युवा शक्ति और बच्चे भी हमारी मानव संपत्ति हैं। जनसंख्या वृद्धि। 2001 से 2011 के 10 वर्ष के दौरान भारतीय जनसंख्या में लगभग 18.1 करोड़ की जनसंख्या वृद्धि हुई। फिर भी जनसंख्या वृद्धि की गति धीमी रही, ऐसा दिखलाई पड़ रहा है, जो कि महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा शिक्षित नागरिकों की संख्या में वृद्धि हुई। शिक्षित नागरिक यानी कि शिक्षा का स्तर थोड़ा बढ़ा। 2001 में भारत की जनसंख्या 102.87 करोड़ थी, जो 2011 में 121.01 करोड़ हो गई, यानी 121 करोड़ हो गई। केंद्र सरकार जनसंख्या वृद्धि के बारे में चिंतित होने से विविध योजनाओं तथा नीति नियंत्रणों से जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के प्रयास हुए हैं। परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि की दर 1.7% नीचे गई है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जनसंख्या जो वृद्धि थी वो उतनी नहीं हुई और थोड़ा स्तर नीचा हुआ, जिसे परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि की दर 1.7% नीचे गई है। जनसंख्या वृद्धि के कारण जन्म मृत्यु दर की तरह जनसंख्या वृद्धि भी प्राकृतिक है, परंतु जनसंख्या वृद्धि के बारे में कितने ही तत्व जिम्मेदार हैं, जिसमें अन्य देशों में से आकर स्थिर होने वाले लोग, उद्योग धंधा, व्यापार तथा शिक्षा के लिए होने वाला स्थानांतरण कारणभूत है। कुछ लोग केवल बच्चों को पढ़ाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, कुछ लोग नौकरी धंधे के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। इस तरीके से जनसंख्या ऊपर नीचे होती रहती है, मतलब कि कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। ऊपर का मतलब है अधिक हो जाना और नीचे का मतलब है कम हो जाना। भारत में पिछली 2 सदी के दौरान जनसंख्या वृद्धि की दर ऊंची देखने को मिली है।
कितने में? 2 सदी यानी 200 सदी अर्थात 100 साल के दौरान जनसंख्या वृद्धि की दर ऊंची देखने को मिली है। पहले जनसंख्या वृद्धि दर निम्न थी यानी कम थी, क्योंकि बाल मृत्यु का प्रमाण अधिक था। बाल छोटे बच्चे अधिक मरते थे क्योंकि बाल मृत्यु का प्रमाण अधिक था। कॉलरा, क्षय, प्लेग जैसे रोगों पर नियंत्रण नहीं था। मतलब इन कॉलरा, क्षय, प्लेग जैसी रोगों पर नियंत्रण नहीं था, यानी इनकी कोई दवाइयाँ या वैक्सीन नहीं थी। अकाल के समय, अकाल जब बारिश न हो ऐसी स्थिति, और खाने के लिए भी लोग मोहताज हों और भूख के कारण लोगों की जान जाने लगे। अकाल के समय भूखमरी से मृत्यु होती। डॉक्टरी इलाज और दवाएं योग्य प्रमाण में नहीं थीं। अच्छे मार्ग व परिवहन के तीव्र साधन नहीं थे। पहले तो न योग्य इलाज था, न तो डॉक्टरी इलाज था और न दवाएं थीं। अच्छे मार्ग यानी अच्छी रास्ताएं भी नहीं थे, अच्छे साधन भी नहीं थे कि जिससे जल्दी से अस्पताल पहुंचा जा सके, जिससे डॉक्टरी इलाज मुहैया हो सके और मरीज की जान बच सके। इसलिए बहुत ज़्यादा लोग मरते थे। इसलिए सगर्भा महिलाओं की मृत्यु का प्रमाण अधिक था। सगर्भा यानी गर्भवती महिलाओं की जान ज़्यादा जाती थी। इन कारणों से जनसंख्या वृद्धि दिखलाई नहीं पड़ती थी, मतलब जनसंख्या वृद्धि दिखाई नहीं देती थी। आज परिस्थिति में काफ़ी बदलाव हो गया है। वर्तमान समय में अधिकतर योग्य प्रमाण में पोषक आहार यानी अच्छा भोजन प्राप्त हो जाता है। डॉक्टरी इलाज की सुविधा और छूत से फैलने वाले रोगों पर नियंत्रण हुआ है, और जो जितने चैपी रोग यानी छुआछूत वाले मर्ज हुआ करते थे उन पर भी थोड़ा अंकुश हुआ है, और डॉक्टरी इलाज की भी सुविधाएं अच्छी हुई हैं। अच्छे मार्ग यानी कि हम जल्दी से साधन दौड़ाकर ले जा सकें। अच्छे मार्ग, द्रुतगामी परिवहन के साधन यानी तेज गति से चलने वाले साधन, और तीव्र संदेश व्यवहार की सुविधा। संदेश व्यवहार के साधन तो आप जानते हैं, रेडियो, अखबार, समाचार इत्यादि, मोबाइल फ़ोन या सेल फोन या ईमेल, ये सभी हमारे संदेश व्यवहार के साधन हैं। सुविधा से तात्कालिक उपचार प्राप्त हो जाता है। उपचार यानी दवाइयाँ, उपचार प्राप्त हो जाता है। उपचार या इलाज। प्राकृतिक आपत्ति आने के पूर्व सूचना प्राप्त हो जाना। जैसे कोई प्राकृतिक आपत्ति आने वाली है, प्राकृतिक आपदा आने वाली है, जैसे कि भूकंप या तूफान, तो पहले से ही सूचनाएं मिल जाती हैं, जिससे जनता सावधान हो जाती है। और उसके बाद की व्यवस्था पुनर्वसन से होने से मृत्यु दर में कमी देखने को मिलती है, जिससे लोग सावधान हो जाते हैं और सुरक्षित स्थानों पर चले जाते हैं, जिससे लोगों की मृत्यु कम होती है, तो मृत्यु दर कम हो जाती है। उपयुक्त तत्वों के अलावा मनुष्य की औसत उम्र में भी वृद्धि हुई है। 1920 में पहले लोग लंबी उम्र तो जीते थे, लेकिन कम लोग जीते थे। संघर्ष बड़ा था। अब तो भोजन के लिए भी हरित क्रांति के बाद भोजन की समस्या भी हल हो गई। अब लोगों को भूखे नहीं मरना पड़ता है। चलिए अब हम इस तरीके से आते हैं पेज नंबर 42 पर। औसत उम्र 40-41 वर्ष के आसपास भी आज वह 63-64 वर्ष के आसपास हो गई। कितने ही कारणों से जन्म दर से भी कमी आई है, जैसे निरक्षरता, अंधश्रद्धा या वहम, रूढ़िचुस्त मान्यताओं की परंपरा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, छोटे कुटुंब की आदर्श भावना का अभाव जैसे अनेक तत्वों से जनसंख्या वृद्धि देखने को मिलती है। बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं कि छोटे कुटुंब की आदर्श भावना का अभाव, यानी कि
बड़े परिवारों को ही प्रधानता देते हैं। जनसंख्या वृद्धि होने से कितनी ही व्यवस्था संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे भोजन, पानी, निवास, पर्यावरण का प्रदूषण, सुरक्षा, बेरोजगारी, यातायात नियमन आदि, जिन्हें सुलझाने के लिए अनेक योजनाएं, सतर्कता के कदम तथा कानूनी व्यवस्था भी करनी पड़ती है। इतना जानिए, बाल विवाह प्रतिबंध कानून के अनुसार पुरुष की उम्र 21 वर्ष, स्त्री की उम्र 18 वर्ष के बाद विवाह हो सकता है। इसके लिए पहले विवाह करना अपराध है। लड़की की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए और लड़के की विवाह की उम्र 21 साल होनी चाहिए। इसके पहले यदि छोटी उम्र में विवाह किया जाता है तो कानूनी अपराध है। प्रवृत्ति, इतना अवश्य विचार करें ही चर्चा करें। कम बाल जयगोपाल। जी हाँ, जैसा कि यहाँ पर सूत्र दिया हुआ है, कम बाल जयगोपाल। बाल यानी बच्चे, कम बच्चे जयगोपाल। छोटा परिवार सुखी परिवार। स्वाभाविक सी बात है, जहाँ कम लोग होंगे वहाँ सारी सुख सुविधाएं आसानी से प्राप्त हो जाएंगी। इसीलिए कहा गया छोटा परिवार सुखी परिवार। प्रत्येक कुटुंब या समाज के लिए छोटे कुटुंब की आदर्श भावना क्या है, उसकी चर्चा करके नोट तैयार कीजिए। ये प्रोजेक्ट वर्क है। जब स्कूल चालू होगा तब हम आपको ये प्रोजेक्ट वर्क बनवा देंगे और इन सारणियों को भी तभी समझाएंगे, जो पेज नंबर 42 पर है, और पेज नंबर 43 की भी सारणी को तभी समझाएंगे कि ये सब कैसे निकाला जाता है या कैसे बनाया जाता है। चलिए अब हम आते हैं पेज नंबर 43 पर। किस दशक में जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या कमी हुई है, उनको लिखिए। देखिए, ये सब इसमें लिखना है तो आपको सारणी में से ही देखकर करना पड़ेगा। किस दशक में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है, क्या कारण हो सकते हैं? कारण तो आपने पहले ही जान लिए, मृत्यु दर में कमी होना और जन्म दर जैसी हो वैसी ही बनी रहे और मृत्यु दर कम होगी तो जनसंख्या बढ़ेगी। किस दशक में जनसंख्या में कमी हुई है, उसके क्या परिणाम हो सकते हैं? अंतिम दशक में वृद्धि दर कम होने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं? ये सब हमारे अधिक प्रश्न में भी आ सकते हैं। जनसंख्या घनत्व, किसी भी निश्चित क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व, किसी भी निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या का प्रमाण जनसंख्या घनत्व है, जिसमें प्रति किलोमीटर में औसतन जितने लोग निवास करते हों उसे वहाँ की जनसंख्या का घनत्व कहा जाता है। जनसंख्या घनत्व भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के साथ जुड़ा हुआ है। जहाँ जितनी ज़्यादा पब्लिक होगी यानी जनता होगी, जहाँ जितने ज़्यादा लोग होंगे वहाँ पर उतना ही घनत्व भी बड़ा होगा जनसंख्या का। चलिए अब हम आते हैं पेज नंबर 44 पर। दुनिया के सभी देशों में जनसंख्या का प्रमाण भिन्न प्रमाण है, मतलब अलग अलग है। हमारे देश में विविध प्रदेश या क्षेत्र में जनसंख्या का प्रमाण समान नहीं है। नदी किनारे के मैदान, धार्मिक स्थान, यात्रा धाम, औद्योगिक क्षेत्र, डेल्टा प्रदेश के उपजाऊ क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक देखने को मिलता है, जबकि पहाड़ी प्रदेश, रेगिस्तानी प्रदेश या जंगल के क्षेत्र में उन प्रदेशों की प्रतिकूलता के कारण जनसंख्या घनत्व कम होती है। जी हाँ, जहाँ पर जीवनोपयोगी वस्तुएं आसानी से मुहैया हो जाती हैं यानी मिल जाती हैं, वहाँ पर जनसंख्या अधिक होती है, यानी जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। और जहाँ पर जीवनोपयोगी चीज वस्तु की कमी होगी, संघर्ष करके प्राप्त करना पड़ेगा, वहाँ जनसंख्या घनत्व कम होगा, यानी वहाँ की जनसंख्या कम होगी। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले तत्व। जनसंख्या घनत्व पर पर्यावरण के विविध तत्वों का प्रभाव पड़ता है, जैसे कि स्थान की ऊंचाई, ठंडी गर्मी का प्रमाण, भूपृष्ठ, फसल, खनिज पानी,
ऊर्जा और उसकी प्राप्ति के अलावा परिवहन, संदेश व्यवहार, सुविधा, शिक्षा, आरोग्य, औद्योगिकरण, रोजगार के अवसर और आधुनिक टेक्नोलॉजी से आर्थिक विकास वृद्धि की जनसंख्या घनता के साथ जुड़ी हुई है। जैसा कि अभी हमने ऊपर कहा कि जहाँ पर आसानी से वस्तुएं उपलब्ध हो जाएंगी वहाँ की जनसंख्या अधिक होगी, और जहाँ संघर्ष करके प्राप्त करना पड़ेगा वहाँ पर जनसंख्या कम होगी। तो गर्मी का प्रमाण, भूपृष्ठ, फसल यानी भूपृष्ठ यानी वहाँ की कैसी मिट्टी है, कैसी जलवायु है, कैसी फसलें वहाँ पर होती हैं, तो ये सब संघर्ष करने के बाद ही मिलेंगी, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या कम होगी। और जहाँ पर आसानी से मिलेंगी वहाँ पर जनसंख्या या जनसंख्या का घनत्व अधिक होगा। चलिए अब हम आते हैं पेज नंबर 45 पर। इतना जानकर उसके कारणों के बारे में विचार कीजिए। सबसे अधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा आंध्र प्रदेश। ये इनमें सबसे ज़्यादा अधिक जनसंख्या है। सबसे कम जनसंख्या वाले 5 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश: केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, दमन, दीव, दादरा नगर की हवेली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा सिक्किम। ये हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहाँ की जनता के लिए केंद्र से मदद दी जाती है। ऐसे प्रदेशों को केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। जन्म दर: किसी भी निश्चित क्षेत्र में प्रति 1000 की जनसंख्या पर एक वर्ष में जन्म लेने वाले जीवित बालकों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। भारत में पिछले कई वर्षों से जन्म दर का प्रमाण कम होता जा रहा है। मतलब सभी की सोच बदल गई है। छोटा परिवार सुखी परिवार, कम बाल जय गोपाल, जैसा कि अभी आपने पीछे सूत्र ये दोनों पढ़े थे। जन्म दर का प्रमाण कम होता जा रहा है। लोग कुटुंब नियोजन अपनाने लगे हैं, यानी कि परिवार को सीमित रखने लगे हैं। फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का अभाव, आरोग्य विषयक सेवा का अभाव, मतलब शिक्षा नहीं, आज भी अभी ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं है। हॉस्पिटलों की भी उचित व्यवस्था नहीं है। गरीबी, बेकारी, परिवार नियमन की समझ का अभाव देखने को मिलता है, इसलिए जन्म दर का प्रमाण ऊंचा रहता है। गांव में आज भी अशिक्षा है, आरोग्य विषयक सेवाओं की कमी है, लोग गरीब हैं, बेकारी है, परिवार नियमन की समझ नहीं है कि परिवार को कैसे कम रखा जाए, परिवार को कम बढ़ने दिया जाए, इसलिए जन्म दर का प्रमाण अधिक रहता है। देखिए, जन्म दर 3, मृत्यु दर 2, तो कितने बढ़ गए? 3 लोग बढ़ गए। जन्म दर 3, मृत्यु दर 3 समान रहा, बैलेंस रहा। जन्म दर 2 और मृत्यु दर 5, तो यहाँ पर जनसंख्या में कमी हो गई, और यहाँ बीच वाले में जनसंख्या स्थिर रही, और फर्स्ट वाले में जनसंख्या में वृद्धि हुई। जन्मे 5 लोग और मरे 2 लोग। मृत्यु दर: किसी भी निश्चित क्षेत्र में प्रति 1000 आबादी पर एक वर्ष में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। ये तो सीधी बात है कि जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु निश्चित है, इसीलिए मृत्यु दर को 0 पर नहीं लाया जा सकता। जन्म को भी नहीं लाया जा सकता, लेकिन कोशिश करके जन्म को लाया जा सकता है, लेकिन मृत्यु दर को नहीं, क्योंकि मृत्यु दर भी प्राकृतिक है और जन्म दर भी प्राकृतिक है। फिर भी संशोधन, डॉक्टरी उपचार, दवा, रोग नियंत्रण, आधुनिक टेक्नोलॉजी से मृत्यु दर नीचे लाई जा सकती है, और लाई भी गई है कि लोग कम मरते हैं। चलिए अब हम आते हैं पेज नंबर 46 पर। स्थानांतरण: मानव आबादी एक स्थान से दूसरे स्थान पर निवास में परिवर्तन करे, उसे स्थलांतर
कहा जाता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहने चली जाए। अपनी आजीविका और निवास के लिए मनुष्य को विविध प्रवृत्तियां करनी पड़ती हैं, जिसमें से सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताएं जन्म लेती हैं। मनुष्य अपने अनुकूल स्थान को पसंद करके निवास करता है और समय समय पर वह परिवर्तन भी करता है, जैसे कि शिक्षा, व्यापार, उद्योग, रोजगार व्यवस्था जैसे कारणों से ग्राम्य आबादी शहर की तरफ आकर्षित होती है। कुछ लोग पढ़ने के लिए, कुछ लोग उद्योगों के लिए और कुछ लोग रोजगार व्यवस्था पाने के लिए शहर की ओर चले जाते हैं। वर्तमान समय में गुजरात में 62% ग्राम्य क्षेत्र में और 38% शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं। आज भी अभी ऐसा है कि 62% लोग गांवों में और 38% लोग शहरों में निवास करते हैं। बस्ती का स्तर। कुल जनसंख्या के विविध समूहों में किए गए वर्गीकरण को बस्ती स्तर कहा जाता है, जिसमें स्त्री पुरुष का वर्ग, उम्र का वर्ग, साक्षरता के प्रमाण का वर्ग, ग्राम्य शहरी आबादी का वर्ग, धार्मिक तथा भाषाकीय वर्ग, व्यावसायिक वर्ग का समावेश होता है। अनेक वर्ग के अनुसार जानकारी प्राप्त करने के लिए बस्ती का ढांचा जानना आवश्यक है। आयु वर्ग। देश की कुल आबादी में बालक, प्रौढ़ तथा वृद्ध नागरिकों का समावेश होता है, जिसे आयु वर्ग में बांटा गया है। बालकों का वर्ग 0 से 14 वर्ष, प्रौढ़ 15 से 59 वर्ष तक का, वृद्ध लोगों का वर्ग 59 से अधिक उम्र वाले यानी 60 साल से शुरू। इन तीन आयु में मुख्य अंतर बालक और वृद्ध नागरिकों की आबादी में है। कुल आबादी का 3 से 4% बालक होते हैं, जबकि वृद्ध नागरिक 7% जितने हैं। बाकी प्रौढ़ हैं, प्रौढ़ यानी जवान हैं, यंग हैं। इतना जानिए, जापान में वृद्ध नागरिकों का उम्र स्तर का प्रमाण अधिक है, मतलब वहाँ लोग उम्र वाले अधिक हैं। आइए एक प्रोजेक्ट करें। आप जिस मोहल्ले या क्षेत्र में रहते हों, जिससे उससे 10 परिवारों की जनगणना करके संख्या प्राप्त करें और उसे आयु वर्ग में बांट दें। विद्यार्थी मित्रों, ये प्रोजेक्ट आपको नहीं करना है। अगर जो करना आपके पास टाइम होगा, हमारे पास टाइम होगा, तो हम आपको विद्यालय में समझा कर करवाएंगे। चलिए प्रवृत्ति पेज नंबर 47 पर आ जाते हैं अब हम और देखते हैं प्रवृत्ति में क्या दिया है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार में 7वें क्रम पर है, जैसा कि आपने पहले पढ़ भी लिया। तो भारत से बड़े 6 देश कौन कौन से हैं? हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। गुजरात में कौन कौन से प्राणी और पक्षियों की गणना की गई है? जिन जिन प्राणियों की जनगणना की गई हो वो। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या अधिक क्यों है? सिक्किम में आबादी कम क्यों है? आपके मोहल्ले या सोसाइटी में अधिक सदस्य वाले और कम सदस्य वाले परिवारों का अवलोकन कीजिए। दोनों परिवारों में कौन कौन सी सुविधाएं या असुविधाएं होती हैं, उसे लिखिए। ये प्रवृत्ति आपको अभी नहीं करनी है। अगर जो विद्यालय चालू होगा तब हम आपको अच्छे से अपने संरक्षण में करवाएंगे। चलिए अब आते हैं नीचे। स्त्री पुरुष का प्रमाण, लैंगिक अनुपात। लिंग का अनुपात अर्थात प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या, जिसे लैंगिक अनुपात सेक्स रेशियो भी कहा जाता है। हमारे देश में 1951 के बाद लैंगिक अनुपात क्रमशः कम होता जा रहा है। 1951 के बाद। चलिए अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 48 पर। साक्षरता। किसी भी देश के विकास का आधार देश की साक्षरता की मात्रा पर आधारित है। साक्षरता आबादी की गुणवत्ता और सामाजिक विकास को मापने का महत्वपूर्ण मापदंड है और देश के विकास की चाबी है। क्या? साक्षरता यानी पढ़े लिखे लोगों की गिनती, जिन्हें शिक्षित भी कहा जाता है। 1991 की जनगणना के समय भारत साक्षरता का मापदंड निश्चित किया गया था। उसके अनुसार 6 वर्ष के
अधिक उम्र के 6 वर्ष के अधिक उम्र के कोई भी व्यक्ति कोई भी एक भाषा पढ़ लिख सके या समझ सके तो साक्षर या अक्षर ज्ञान व्यक्ति माना जाएगा। भारत में साक्षरता का प्रमाण क्रमशः बढ़ता जा रहा है, यह अच्छी बात है। चलिए अब हम आते हैं पेज नंबर 49 पर। व्यावसायिक ढांचा। देश की कुल जनसंख्या में से वृद्धि व्यवसाय में लगे हुए लोगों को व्यवसाय समूह में समावेश किया जा सकता है। उसमें नंबर 1 काम करने वाला समूह, नंबर 2 काम ना करने वाला समूह, इस तरह से 2 भाग होते हैं। देश में तेजी से होने वाले औद्योगिकरण से काम करने वाला समूह बढ़ता जा रहा है। जनसंख्या में परिवर्तन। देश की आबादी में 2 प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलता है। नंबर 1 संख्यात्मक परिवर्तन। कहीं कहीं आबादी में कमी या अधिकता देखने को मिलती है। आबादी वृद्धि दर और स्थलांतरण के कारण ऐसा होता है। इसके अलावा भूमिहीन लोगों की स्थिति, कम जमीन प्रमाण, शहरीकरण और सामाजिक और व्यवस्था तंत्र के कारण आबादी में कमी वृद्धि होती है। गुणात्मक परिवर्तन। संख्यात्मक परिवर्तन यानी संख्या में परिवर्तन, कभी कम होना कभी ज़्यादा होना। गुणात्मक परिवर्तन व्यक्ति का विचार और स्वभाव, रहन सहन, जीवन शैली में आने वाला परिवर्तन ही गुणात्मक परिवर्तन होता है। मतलब रहने के ढंग में परिवर्तन आना ही गुणात्मक परिवर्तन है। उसके पीछे उद्यम, राष्ट्रीय भावना, उत्साह, साहस आदि जवाबदार कारण होते हैं, जिससे व्यक्ति के वैचारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन में कितने ही परिवर्तन आते हैं। धार्मिक समूह। भारत में सर्वधर्म समभाव रखने वाला देश है। सभी धर्मों का हमें आदर करना चाहिए। इसमें प्रत्येक धर्म का पालन करने वाली प्रजा निवास करती है, जिसमें हिंदू धर्म का पालन करने वाली प्रजा अधिक है। उसके बाद क्रमशः इस्लाम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी धर्म का पालन करने वाले लोग रहते हैं और हम सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, आपस में एक दूसरे से भाईचारे का नाता रखते हैं। भाषा की समूह। भारत बहुत बड़ा और विविधता वाला देश है। इसमें अनेक भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। संविधान के अनुसार वर्तमान समय में 22 भाषाएं हैं। संविधान के अनुसार वर्तमान समय में कितनी भाषाएं हैं? 22। हिंदी और अंग्रेजी को प्रशासनिक भाषा का स्थान दिया गया है। भारत में राज्यों की रचना भाषा के आधार पर हुई है। राज्यों की रचना किसके आधार पर हुई है? भाषा के आधार पर। चलिए अब हम आते हैं पेज नंबर। भारतीय मुद्रा के नोटों पर छापी गई मान्य भाषाओं को गिनकर देखें, अन्य भाषाओं के बारे में लिखें। चलिए ये भी प्रवृत्ति आपको नहीं करनी है। पेज नंबर 49 पर अब हम आ जा रहे हैं। स्वास्थ्य समूह। मानव का आरोग्य अर्थात शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक तत्वों के साथ समृद्धि को आरोग्य कहा जा सकता है। आरोग्य किसे कहते हैं? आरोग्य, स्वास्थ्य, उत्तम स्तर का आरोग्य राष्ट्र के विकास की प्रक्रिया को गतिशील बनाता है। जब लोग कम बीमार पड़ेंगे तो ज़्यादा काम करेंगे, जब ज़्यादा काम करेंगे तो इनकम अच्छी होगी यानी कि पैसे अच्छे आएंगे। जब कमाई अच्छी होगी, पैसे अच्छे आएंगे तो जीवन स्तर में सुधार होगा। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। देश की जनसंख्या ही देश की शक्ति है। मानव संसाधन शिक्षित और प्रशिक्षित, स्वास्थ्य और शक्तिशाली होगा तो ही देश का विकास होगा। मानव शक्ति का उपयोग देश के विकास में महत्वपूर्ण कार्य करता है। विश्व के विकास करने वाले देशों के सामने खड़े रहने और गतिशीलता लाने के लिए हमें जागृत होना पड़ेगा और देश की समृद्धि में मानव शक्ति के मूल्यों को प्रधानता देनी पड़ेगी। यानी मानव शक्ति को प्रधानता देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ केवल मशीनों को ही प्रधानता दे दी जाए। देश के विकास को रोकने वाले तत्वों को नियंत्रित करना पड़ेगा। इसीलिए जनसंख्या विस्फोट को नियंत्रित करने के लिए 1951 से निश्चित की गई जनसंख्या नीति को प्रभावशाली ढंग से लागू करना ही पड़ेगा।
1951 में जनगणना को कम करने के कई सुझाव दिए गए, उनका कड़काई से हमें पालन करना पड़ेगा। जनसंख्या नीति के भाग स्वरूप अनेक योजनाएं जैसे कि पोषक आहार योजना, माता शिशु सुरक्षा व उपचार योजना, स्वच्छ पानी, विद्यालय आरोग्य कार्यक्रम, बाल अधिकारों की रक्षा जैसे पहलुओं को गतिशील बनाना पड़ेगा और पंचवर्षीय योजनाओं में भी जनसंख्या नीति को नज़र के समक्ष रखकर बनाना पड़ेगा। हम सभी उसमें जागृत होकर सहयोग देकर अपना योगदान देने के लिए कटिबद्ध बने। मतलब हम सभी को सहयोग देना चाहिए। स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, शारीरिक मानसिक समृद्ध नागरिक ही समृद्ध देश। कम बाल जय गोपाल, हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार इत्यादि ये हमारे सूत्र हैं देश को मजबूत बनाने के लिए। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरीके से हमारा चैप्टर 6 भी पूर्ण हो रहा है। स्वाध्याय आपको स्वयं से करना है और अधिक प्रश्न हम आपको PDF बनाकर डाल देंगे, तो आप उनके भी उत्तर स्वयं से करेंगे। इस तरीके से हमारा चैप्टर 6 पूर्ण हुआ।